हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे सर्विंग सब्जेक्ट। ये लेक्चर नंबर 1 है, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मेरा नाम है निखिल अग्रवाल। ये आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जेई जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो गुजरात में जीपीएससी होने वाला है, एमपीपीएससी जेई जो नवंबर में होने वाला है, साथ ही साथ सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी और उसके व्यापम का जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले सर्वे सब्जेक्ट चालू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वेइंग बोला किसको जाता है, सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू बुक, और हम लोग सर्वेइंग से क्या समझते हैं। तो देखते हैं। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन बिलो और अबो द अर्थ सरफेस, रिप्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। इसका मतलब ये बोल रहा है किसी पॉइंट को लोकेट करना, वो या तो अर्थ के अबव हो सकता है या तो अर्थ के बिलो हो सकता है। ठीक है, उसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं या न्यूमेरिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो रिलेटिव पोजीशन रहेगा, मतलब एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब सपोज अगर ये पॉइंट ए है और ये मैं बोलूँ कि इसकी हाइट 1 मीटर है, तो 1 मीटर तो ठीक है, लेकिन कहाँ से भाई, तो उसके लिए एक डेटम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डेटम पता करना पड़ेगा, वहाँ से बोल सकते हैं ना 1 मीटर। तो से ये आप लोग का डेटम पॉइंट है, यहाँ से 1 मीटर की बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए सर्वेइंग का। सर्वेइंग हमको क्या क्या हेल्प करता है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव है सर्वेइंग के। तो देखते हैं वन बाई वन क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट है मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में भी समझाया रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। ठीक है। सेकंड है ले आउट और मार्क आउट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है आपका तीसरा टू डिटरमाइन रिलेटिव क्वांटिटीज़ लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम भी पता करना अपना सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया कि एरिया एंड वॉल्यूम पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, रिलेटिव पोजीशन पता चलना है, लेकिन उसको कैसे शो करेंगे अपन, उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट क्या होना चाहिए, तो या तो उसको न्यूमेरिकली शो कर सकते हैं या फिर ग्राफिकली। न्यूमेरिकली का मतलब ये है कि सपोज अगर मैं बोलूँ कि ए से बी का डिस्टेंस, या बोल सकते हैं ए बी का डिस्टेंस 10 मीटर है। से सपोज ये ए बी है, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ये तो सिंपली मैं लिख दिया, तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकली प्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको बना के ड्रॉ करके बोलूँ, जैसे ए से बी का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये आप लोग को कहलाएगा ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट या तो ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाएगा या तो फिर न्यूमेरिकली। ठीक है। जनरली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ प्लान और मैप। कब प्लान के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, कब मैप के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर प्लान के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कब यूज़ करेंगे, जब लार्ज स्केल हो। ध्यान रहेगा, प्लान में एल आ रहा है, एल से लार्ज स्केल। उसी तरह अगर मैं मैप होता है आपके स्मॉल स्केल प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, स्मॉल स्केल प्रेजेंटेशन। अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है। अभी के लिए इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखेंगे नोट। अब किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं किसी एलिवेशन पे तो दो तरीका होता है, स्पॉट लेवल के थ्रू या तो फिर कंटूर के थ्रू। देखते हैं स्पॉट लेवल्स एंड कंटूर्स में क्या डिफरेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंसेस आर शोन विद द हेल्प ऑफ स्पॉट लेवल्स या तो कंटूर्स। मतलब किसी पॉइंट का एलिवेशन आप स्पॉट लेवल से दिखा सकते हैं या फिर कंटूर से दिखा सकते हैं। स्पॉट लेवल्स क्या होता है, स्पॉट्स लेवल्स आर इंडिविजुअल, ये ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल हाइट ऑफ द पॉइंट है। इसमें क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल हाइट ले रहे हैं। लेकिन कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, इक्वल एलिवेशन
लाइन, तो जो इक्वल एलिवेशन लाइन रहेगा वो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा विजुअलाइज कर सकते हैं। तो है कंटूर गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कंटूर या स्पॉट लेवल्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि स्पॉट लेवल्स क्या होता है, इंडिविजुअल हाइट देता है एक पॉइंट का, और कंटूर्स क्या है, इक्वल एलिवेशन लाइन देता है। तो इक्वल एलिवेशन लाइन दे रहा है तो वो बेटर है कि नहीं स्पॉट लेवल से, तो वही बोला गया है कंटूर गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को एग्जाम के से इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि अपना अर्थ का शेप क्या है भाई। तो शेप के लिए बहुत सारा देखा गया, सबसे पहले बोला गया था ऑब्लेट, स्फेरॉइड, फिर एलिप्सॉइड बोला गया था, ओलाइड बोला गया था। उसमें भी काम नहीं चला तो फिर एक स्पेशल नाम दिया गया, तो उसको बोल सकते हैं वी कैन ऑब्जर्व दैट नो जियोमेट्रिकल फिगर कैन परफेक्टली डिफाइन द शेप ऑफ द अर्थ, देयरफॉर अ न्यू नेम हैज़ बीन गिवन दैट इज कॉल्ड जियोइड। तो जियोइड क्या है, अर्थ का शेप है। जैसे क्यूबॉइड होता है, रोम्बस होता है, स्फेयर होता है, वैसे ही अपना अर्थ का शेप क्या है, जियोइड। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग से न्यूमेरिकल में या फिर किसी क्वेश्चन में कुछ आ गया तो वहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द मेजरमेंट पर्पज द शेप ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल। ये अपन ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मानेंगे, ईज ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि शेप क्या है अर्थ का, तो ये है आपका शेप ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हम लोग जब अर्थ का सरफेस देखते हैं तो बहुत सारे उसमें लाइन आते हैं, सरफेस आते हैं, जैसे लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वन बाय वन आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है लेवल सरफेस, क्या होता है लेवल लाइन, क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लेवल सरफेस, इसको समझने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये आपका, ये जो है ये आपका अर्थ है सपोज। ठीक है, तो ये जो अर्थ के मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो अर्थ के सरफेस में, अर्थ सरफेस ही तो हो जाएगा ना भाई, अर्थ सरफेस। देखेंगे ध्यान से, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब अगर मैं अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, इस अर्थ सरफेस के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो उसको क्या बोलेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है क्या अर्थ सरफेस के, देखेंगे है ना, ये इसके पैरेलल लाइन हो गया। तो इसको अर्थ सरफेस के पैरेलल लाइन को बोलते हैं आपका लेवल सरफेस। तो बताएंगे डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस है, पैरेलल टू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पैरेलल है, एंड हैंस एवरी पॉइंट ऑन इट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये बोला जाए, ये जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है, तो इस पे अगर मैं पॉइंट एक ड्रॉ करूँ, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट, तो क्या ये दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, सेंटर ऑफ डिस्टेंस? हाँ रहेगा भाई। सपोज ये है आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अर्थ सरफेस तो क्या हो गया, रेडियस हो गया, उसके पैरेलल कर रहे हैं, तो आर प्लस समथिंग, रेडियस प्लस समथिंग, और वो इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। ये ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो लेवल सरफेस समझ में आ गया आपने। अर्थ सरफेस के एक पैरेलल लाइन खींचना है, वो जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर रहे उसको अपन बोलेंगे लेवल सरफेस। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक ठीक है, चलिए अब देखेंगे ध्यान से। अगर मैं एक प्लम लाइन खींचूं, जैसे ये प्लम लाइन है, प्लम लाइन की खासियत क्या होती है, वो जाके सेंटर ऑफ द अर्थ में मिलता है, ये आपका हो गया प्लम लाइन। तो बताइए जहाँ पे अर्थ सरफेस को ये कट कर रहा है या लेवल सरफेस को जहाँ पे ये कट कर रहा है, वहाँ से कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। उसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, वो दोनों पैरेलल है। तो ठीक है, कहीं पे भी आप लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो उसको बोला जाएगा प्लम लाइन। जैसे एक और लाइन खींचते हैं,
ये भी क्या होगा, प्लम्ब लाइन, और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। तो यही बोला गया है, एवरी एलिमेंट ऑन द लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। ठीक है, अब लेवल लाइन क्या होता है, लेवल सरफेस पे अगर मैं कोई लाइन खींचूँ तो उसको बोला जाता है लेवल लाइन। जैसे लेवल सरफेस ये था आपका, ये लेवल सरफेस था, इस पे मैं कोई लाइन खींचूंगा तो वो आप लोग को कहलाएगा लेवल लाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ध्यान से देखेंगे। ये मैं बना रहा हूँ अर्थ का सरफेस, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस, यहाँ तक ठीक है। यहाँ इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचूँ तो ये क्या पढ़े थे अपन, ये हो गया प्लम्ब लाइन। ठीक है, अब अगर मैं अर्थ सरफेस के टेंजेंशियल कोई लाइन खींचूं जो प्लम्ब लाइन के भी परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलते हैं अपन क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता ही क्या है, देखेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ पॉइंट इज अ टेंजेंशियल प्लेन, ध्यान देंगे ये क्या है, टेंजेंशियल प्लेन है, टू द अर्थ सरफेस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के क्या होता है, प्लम्ब लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, और अर्थ सरफेस क्या होता है, टेंजेंशियल प्लेन होता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आगे देखेंगे, अब हम अपन क्लासीफाई करेंगे क्या होता है प्लेन सर्विंग, क्या होता है जियोडेटिक सर्विंग। ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके से सर्विंग को क्लासीफाइड किया जा सकता है, जैसे पर्पस के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से, जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है चैन सर्वे, कंपास सर्वे, थियोडोलाइट, पीटीएस दैट इज प्लेन टेबल सर्वे। लेकिन बेसिकली जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाता है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो उसके अर्थ सरफेस के हिसाब से किया जाता है और एरिया के हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। ये आप लोग का प्लेन सर्विंग, ये आप लोग का जियोडेटिक सर्विंग। तो दोनों में डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेन सर्विंग जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, और जियोडेटिक सर्विंग में नाम से ही दिख रहा है। जियोडेटिक में क्या होगा, कर्व लेंगे, अर्थ का कंसिडर करेंगे, और प्लेन सर्विंग में सीधा सीधा उसके कर्व को नेगलेक्ट करेंगे। तो बोल सकते हैं कि अगर कर्व नहीं लिया जा रहा है अर्थ का तो ये बहुत छोटे एरिया के लिए यूज़ करेंगे, वेयर एज जियोडेटिक फॉर लार्ज एरिया के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं आपका क्या है। इन दिस सर्वे वी नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड प्लॉटेड मेजरमेंट आर एक्चुअली प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे प्लेन सर्वे में। वेयर एज जियोडेटिक सर्वे में क्या है, इन जियोडेटिक सर्वे वी कंसिडर्ड द अर्थ सरफेस एज अ कर्व्ड सरफेस। अर्थ सरफेस जो एक्चुअल में कर्व वो लिया जा रहा है जियोडेटिक सर्वे में। तो बोल सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, जियोडेटिक सर्वे। और ये जियोडेटिक सर्वे कब अपन लेंगे, जब एरिया ज़्यादा हो। तो एक दूसरा डिफरेंस है, एरिया इज लेस देन हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर व्हेन वी यूज़ प्लेन सर्विंग। तो ये आप लोग का आता है 195.5 स्क्वायर किलोमीटर। अगर कम रहा तो आप लोग जाएंगे प्लेन सर्विंग तरफ, अगर 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रहा तो आप लोग जाएंगे जियोडेटिक सर्विंग के पास। ठीक है, अब एग्जाम में कई बुक में ये डेटा लिया जाता है 250 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में 195 के अराउंड है तो आप लोग क्या लेंगे, 195 ही लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है 195 के आसपास और बुक में 250 लिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप लोग 250 को भी सही मान के चलेंगे। ये नहीं कि 195 नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो ये मैं दोनों लिख देता हूँ, 250 195.5 से 250 ये डेटा लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये देखिए, वी यूज़ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन सर्विंग में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया जाता है, इसमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया जाता है। किसमें, जियोडेटिक सर्वे में। जियोडेटिक सर्वे डन किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। क्यों, फॉर द
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट के लिए क्या किया जाता है, जियोडेटिक सर्वे किया जाता है बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि प्लेन सर्वेइंग में अपन कर्व नहीं ले रहे हैं, जियोडेटिक सर्वे में अपन कर्व ले रहे हैं। तो दोनों के भी डिफरेंस तो देख लेते हैं कि कर्व से अपन सीधा सीधा प्लेन में आते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं ये बना लेता हूँ आपका कर्व सरफेस अर्थ का, ये हो गया आपका, ठीक है। ये सपोज 18.5 किलोमीटर ये डेटा है। अगर उसका मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन खींचूँ तो ये कुछ 18.5 से कम ही आएगा, क्योंकि कर्व में 18.5 है तो हॉरिजॉन्टल उसका कम ही आएगा। कितना कम आता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। 18.5 किलोमीटर से 2 सेंटीमीटर 1.52 सेंटीमीटर ये कम आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कर्व का जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया जाता है तो 18.5 में कितना फ़र्क पड़ता है, 1.52 सेंटीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे सर्वे का बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वे। क्या पर्पस है उसमें, हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये सब की बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को अगर डाउट होगा तो स्लाइड नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको मैं और आपके कमेंट बॉक्स में डील कर लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वे, क्या पर्पस है उसका, उसके हिसाब से भी सर्वे को क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफी से समझ में आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड देयर एलिवेशन इंफॉर्मेशन। नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स को जब अर्थ सरफेस का डिटेलिंग किया जाता है तो उसको बोला जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें स्केल लिया जाता है कुछ, ये भी लिख लेंगे, ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। इसके लिए जो स्केल लिया जाता है वो लिया जाता है 1/25,000 टू 1:1 लाख। ये RF है, ये बताऊंगा RF क्या होता है जिससे मैं शो किया हूँ 1:, ये आगे देखते हैं। सेकंड, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर्स लोग जो बनाते हैं उसका जब सर्वे किया जाता है तो बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। जैसा कि यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स क्या क्या होता है, जैसे ब्रिज, रेलवे, हाईवेज, ये तो नेचुरल नहीं है ना, ये तो मैन मेड है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो इंजीनियरिंग सर्वे किसको बोलेंगे, इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक ब्रिज, रेलवे, हाईवेज को, ठीक है। तीसरा है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, दिस सर्वे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी बाउंड्री। प्रॉपर्टी बाउंड्री से रिलेटेड सर्वे किया जाता है तो उसको बोला जाता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे से रिलेटेड समझ में आ रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब वाटर से रिलेटेड या वाटर के नियर में जो सर्वे किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। विच आर डन ऑन नियर द वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी के नियर किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। वाटर बॉडी क्या क्या हो गया, जैसे लेक, पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या होता है बताएंगे। सन एंड मून क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, ठीक है। तो उसके हेल्प से जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लोकल टाइम जो फाइंड आउट किया जाता है, जो डिटरमाइन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है भाई। With the help of astronomical body like sun, moon, latitude, longitude and local time can be determined with the help of this survey। इस सर्वे के हेल्प से क्या किया जाता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब फाइंड आउट किया जाता है। किसके हेल्प से, सन एंड मून, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होता है आपका उसके हेल्प से, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सर्वे को कैसा कैसा क्लासीफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है आपका चेन सर्वे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर भी होगा। ये एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में अपन पढ़ेंगे कि चेन सर्वे में क्या होता है, कंपास सर्वे में क्या होता है भाई, लेवलिंग क्या होता है। तो इधर अपन सिर्फ उसका डिफरेंस देख लेते हैं कि दो सब में डिफरेंस क्या है और किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो चेन सर्वे क्या है, ये है आपका सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वे है। यहाँ पे सिर्फ लीनियर मेजरमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डन विद द हेल्प ऑफ। और लीनियर मेजरमेंट तो ठीक है रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किसके हेल्प से करेंगे, चेन और टैप के।
अब देखेंगे चैन और टप क्या होता है अगले स्लाइड या आगे के लेक्चर्स में कि कितने प्रकार के टेप होते हैं। आपका रिवेन्यू चैन क्या होता है, गंटर्स चैन क्या होता है, इंजीनियर्स चैन क्या होता है, मैट्रिक चैन क्या होता है। उसी तरह टेप भी कई प्रकार के होते हैं, मेटेलिक टेप, लिनेन टेप, ये सब तो हम लोग देखेंगे उसको आगे के चैप्टर में, चैन सर्वे के वाले चैप्टर में। तो यहाँ अपन सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि चैन सर्वे किसको बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका सर्वे कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल अब मेजरमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जिसके थ्रू अपन उसका मेजरमेंट कर सके। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल तो पता चल गया भाई, मैग्नेटिक कंपास से मैं कर लूँगा। एंड साथ ही साथ कंपास सर्वे में लीनियर मेजरमेंट भी किया जाता है। अब लीनियर मेजरमेंट अपन किससे करेंगे, चैन और टेप से, जैसा कि अपन चैन सर्वे में भी कर रहे थे। तो कंपास सर्वे और चैन सर्वे में क्या होगा डिफरेंस, चैन सर्वे में अपन सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल की बात नहीं हो रही थी। वेयरएस कंपास सर्वे क्या है, उससे थोड़ा एडवांस हो गया इसमें, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट तो किया ही जा रहा है टेप एंड चैन से, साथ ही साथ अपन एंगल भी फाइंड आउट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल, ये ध्यान रखेंगे, वर्टिकल एंगल की कोई बातचीत नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं किसके हेल्प से, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है डंपी लेवल या और भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके हेल्प से अपन रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं, रिलेटिव एलिवेशन पता करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स का, वेरियस पॉइंट्स का अपन रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ सर्वे ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। मतलब रिलेटिव, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, यही है आपका लेवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, इसका अपन डिटेल पढ़ेंगे भी अलग से चैप्टर में। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका फोर्थ था। तो पीटीएस भी बोला जाता है, इसको ध्यान देंगे। पीटीएस क्या होता है, इन दिस सर्वे अ प्लान और मैप इज प्रिपेयर्ड बाय डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वेरियस पॉइंट्स एंड टेक इट लीनियर मेजरमेंट विथ टेप एंड चेन। ये होता है आपका प्लेन टेबल सर्वे, इसका और डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसके चैप्टर में। नेक्स्ट है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके हेल्प से अपन एंगल फाइंड आउट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, इसमें वर्टिकल एंगल भी पता चलता है, ठीक है। और लीनियर मेजरमेंट भी पता करेंगे किसके हेल्प से, चेन और टेप। तो लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल आर मेजर्ड विथ थियोडोलाइट। अब बताएंगे मैग्नेटिक कंपास और थियोडोलाइट में क्या डिफरेंस है। मैग्नेटिक कंपास में अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल देख रहे थे, याद आया अभी पिछले साइड में पढ़े थे। इसमें थियोडोलाइट में क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल तो ठीक है, साथ ही साथ वर्टिकल एंगल भी पता चल जाता है, किसके हेल्प से, थियोडोलाइट के हेल्प से। और इस सर्वे में क्या है, लीनियर मेजरमेंट भी पता करेंगे, उसको किसके हेल्प से, चैन और टेप के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्योमेट्रिक सर्वे। टेक्योमेट्रिक सर्वे क्या होता है देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर। मतलब इसमें कहीं पे भी चैन और टेप की बात नहीं की जा रही है, आपका वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों ही पता चलेगा किसके हेल्प से, टेक्योमीटर के हेल्प से। टेक्योमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, अपन देखेंगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट है फोटोग्रामेट्री सर्वे। जैसा कि नाम से क्लियर है, फोटो अगर की बात हो रही है, फोटो के थ्रू जो सर्वे किया जाता है उसको फोटोग्राफिक सर्वे बोला जाता है। अब फोटो ले रहे हैं किसके थ्रू लेंगे, कैमरा के थ्रू, तो ये सब कैमरा का प्रिंसिपल अगर आ जाएगा। अब कैमरा तो ठीक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं माउंट करना पड़ेगा। सपोज मैं अगर एरोप्लेन में माउंट कर रहा हूँ उसके नीचे, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरिया है वहाँ का भी सर्वे कर सकते हैं। और अगर अपने पास टाइम कम है, एरिया ज़्यादा है, तब भी फोटोग्रामेट्रिक सर्वे का यूज़ कर सकते हैं। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इज अकर टू। ओके, तो देखते हैं इन दिस सर्वे द सर्वे इज कैरिड आउट बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स विद द कैमरा फिटेड अंडर एन एरोप्लेन। एरोप्लेन के नीचे भाई कैमरा लगा दिए हैं। इट इज़ डन व्हेन टाइम अवेलेबल इज लेस। अभी आपको बताया टाइम बहुत कम है हमारे पास, एरिया बहुत ज़्यादा है, और बोल सकते हैं कि एरिया वहाँ पे जाया भी नहीं जा सकता इजीली, तो वहाँ पे अपन फोटोग्रामेट्रिक सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव में आता ही है, एसएससी जेई का तो ये फेवरेट सवाल है। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है।
वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए वर्क फ्रॉम मैंने खाली स्थान बना रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, ए एंड बी 2 ऑप्शन देता हूँ, उसके हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा है वो यहाँ पे फिल करेंगे। वही अपना प्रिंसिपल है। पहला मैं बोलता हूँ पार्ट टू होल, एंड सेकेंड बोलता हूँ मैं होल टू पार्ट। अब पहला की अगर बात कर लूँ मैं, पार्ट टू होल की क्या बोलना चाह रहा है, जैसे सपोज मेरा एरिया, मेरा घर का एरिया है, सपोज एक नया लैंड परचेस किया हूँ 10x10 का, अच्छे से बना लेता हूँ। 10x10 का भाई एक घर ले लिया मैं, ठीक है। अब ये तो मेरे को पता है, मैं वो डीलर्स खरीद दिया 10x10 का, और वहाँ पे मैं अगर सपोज मैं नापने जा रहा हूँ 1-1 मीटर करके, ठीक है। तो 1 मीटर मैंने कट किया यहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट 1 मीटर, यहाँ पे नेक्स्ट 1 मीटर, ऐसे ऐसे करके मैं 10 पार्ट में इसको करूँगा। सपोज अगर मेरा जो 10 मीटर का जो टेप है, सपोज उसमें एरर है, ठीक है। एक्चुअल में वो 11 मीटर मेज़रमेंट कर दे रहा है 10 मीटर की जगह, लेकिन वो लिखा है कि 10 मीटर का टेप है। तो उसमें क्या होगा, 1 मीटर का एरर आते जा रहा है। तो ऐसा करके अगर मैं 10 मीटर काट रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, कट रहा है 11 मीटर का कट रहा है। तो जैसे जैसे मैं अपने प्रॉपर्टी बाउंड्री की तरफ जाऊँगा, वो 11-11 करके 10 बार 110 किलोमीटर 110 मीटर हो जाएगा एक्चुअल में। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी कितनी थी, 1-1 मीटर का 11 काट रहा हूँ मैं, तो 11 मीटर तक कट जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी तो 10 मीटर तक ही थी ना प्रॉपर्टी बाउंड्री, तो 1 मीटर में एक्सेस चल गया, तो एरर क्या हो गया, जुड़ते गया। इसमें क्या एक्यूमुलेशन ऐप एरर हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं होल टू पार्ट, इसमें सबसे पहले अगर बोला गया है मेरी प्रॉपर्टी 10x10 का है भाई, तो सबसे पहले मैं 10x10 कर लिया। अब इसमें मेरे को जो भी इस्टेब्लिशमेंट करना है उसके बाइफरकेट कर रहा हूँ। जैसे 10 मीटर का आधा किया, ये 5 मीटर हो गया, उसका आधा किया 2.5 मीटर हो गया। तो इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ एरर का चांसेस है नहीं है, या बोल सकते हैं कि बहुत कम चांसेस है, या होगा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या था, आपका पार्ट टू होल में एरर बढ़ते जा रहा था, एक्यूमुलेट होते जा रहा था जब पार्ट से होल जा रहे थे। लेकिन होल से पार्ट आ रहे हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर की कोई चांसेस नहीं है। तो नो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ये चीज़ ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दोनों दिए रहेगा, पार्ट टू होल या होल टू पार्ट, तो अपने को देखना है। तो इसका मैं डिफरेंस लिख सकता हूँ सिंपल कि क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब सीधा अपन होल टू पार्ट का देख लेंगे क्या एडवांटेज है। लिखेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग होल टू पार्ट is to localize the error and prevent this accumulation। ठीक है, इसमें लोकलाइज्ड एरर का लोकलाइज्ड हो जा रहा है और एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं हो रहा, किसमें, होल टू पार्ट में, ठीक है। इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, errors gets accumulated and expands to a greater extent।
ये समझ में आया डिफरेंस क्या है होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल में। तो होल टू पार्ट ही हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट बाय टू मेजरमेंट। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये एक मेरा लाइन है ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिचुएशन दे रहा हूँ कि भाई ए से डिस्टेंस उसका कितना है, 5 मीटर। ठीक है, मात्र एक सिचुएशन दे रहा हूँ। क्या उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ से 5 मीटर तो भाई यहाँ पे भी आ सकता है, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। ये सभी क्या है, ए पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक और डेटा देना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, एक और डेटा, अगर मैं बी से भी डिस्टेंस लिख दूँ पॉइंट सी का, सपोज 6 मीटर है, तो ये तो हो गया ये। अब अगर बी से मैं 6 मीटर करूँ तो 6 मीटर बी से क्या हो सकता है, ये सभी 6 मीटर है। ठीक है, बी से। तो दो डेटा के हेल्प से मैं ये फाइंड आउट कर पाया कि पॉइंट सी कहाँ पे है। तो यही बोला गया है कि दो मेज़रमेंट तो ज़रूरी है आपको किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अगर दो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, एक डिस्टेंस एंड एक एंगल दिया हुआ है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, फिर से बोला गया है ए आपका 5 मीटर है, तो ठीक है, ये आपका सब 5 मीटर वाला मैं ड्रॉ कर लिया। अब साथ ही साथ बोला गया है कि एंगल सी ए बी जो रहेगा वो आपका रहेगा 45 डिग्री सपोज। ठीक है, तो मैं 45 डिग्री पे क्या बना लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसा, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कट हो रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी पॉइंट। तो यहाँ पे भी मैंने दो मेज़रमेंट लिया। क्या पहला क्या था, लीनियर मेज़रमेंट, दूसरा एंगल मेज़रमेंट। तीसरा अपन बोल सकते हैं कि दो एंगल दिया हुआ है, सपोज फिर से मैं ले रहा हूँ ए बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। एंगल ए सी ए बी बोला गया है आपका, मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है, और दूसरी तरफ बोल दिया गया है कि आपका एंगल सी बी ए 45 डिग्री है भाई। तो क्या हम लोग पॉइंट सी को लोकेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई। सी ए बी कितना 60 डिग्री है, तो ऐसा कुछ ये हो गया सी ए बी, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और दूसरी तरफ बोला गया सी बी ए 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया, एक मिनट, ये आपका हो गया सी बी ए 45 डिग्री। तो क्या सी पॉइंट लोकेट हो पाया, हाँ हो पाया, बिल्कुल हो पाया। ये हो गया आपका सी पॉइंट। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो दो क्या हो सकते हैं, दोनों लीनियर हो सकते हैं, या फिर दोनों एंगल हो सकते हैं, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन, एक लीनियर या फिर एक एंगल होना ही चाहिए, तभी आप लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। तो ये एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। किसी को डाउट, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने ये चीज़, ये आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्केल की तरफ पढ़ते हैं। जैसे आप लोग को अभी बीच में दिखाया था मैं, तो आरएफ क्या होता है, इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, न्यूमेरिकल स्केल क्या होता है, ये सब अब बात आगे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्केल की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं, स्केल है क्या भाई, ये है क्या स्केल, स्केल कर रहे हैं साला, है क्या, देख लेते हैं ना। तो ये जो है, जो मैप में अपन जो डिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो ग्राउंड में जिसको वो मैप में रिप्रेजेंट किया गया है, उसका रेशियो को ही बोला जाता है स्केल। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन किस पे, प्लान या फिर मैप में, प्लान और मैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो ग्राउंड में था जिसको रिप्रेजेंट किया गया है मैप में, उसका लेंथ ऑफ corresponding line on the ground। ठीक है, इसके लिए समझ में आया। लेंथ ऑफ लाइन ऑन प्लान और मैप, जैसे आप लोगों ने घर का नक्शा कभी देखा होगा, उसमें रूम का साइजेस बने रहता है, जैसे 10 बाई 13। ठीक है, तो वो क्या है, 10 बाई 13 एक
स्केल में बनाया गया हो 10 सेंटीमीटर को बोला जा रहा है 10 मीटर, तो स्केल क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर, तो वहाँ से जो रेशियो निकलेगा उसी को बोला जाता है स्केल। ठीक है, तो स्केल कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, न्यूमेरिकल स्केल और ग्राफिकल स्केल। तो ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल स्केल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल स्केल में क्या होता है, दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंजीनियर्स स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ। तो इंजीनियर स्केल क्या होता है, देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड डिस्टेंस सपोज 10 मीटर, अगर उसको 1 सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कहलाता है आपका इंजीनियर स्केल। अगर उसी को सेम जैसे यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस, अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखा जाए, सेम चीज़ को अगर इंजीनियर्स स्केल को फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज आरएफ। व्हेन engineer's scale is represented by a fraction it is called as RF। तो सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस, सपोज मैं ले रहा हूँ 100 मीटर, तो जब इसका RF लिखा जाएगा तो क्या होगा, RF इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो बोल सकते हैं सेम रेशियो में लाने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 into 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ना 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, यह हो जाएगा आपका RF। तो समझ में आया इंजीनियर्स स्केल क्या है। इंजीनियर स्केल में सीधा सीधा मैं लिख दिया था 1 सेंटीमीटर को 10 और 100 मीटर, और लेकिन मैं यहाँ पे जब RF में चेंज किया तो क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय ये। तो यही होता है इंजीनियर्स स्केल को RF में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या होता है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 2 स्केल ले लिया मैं, स्केल ए एंड स्केल बी। ये स्केल ए ले लिया, इसका इंजीनियर्स स्केल क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और स्केल बी ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, विच वन इज स्मॉल स्केल एंड विच वन इज लार्ज स्केल। तो ठीक है, सबसे पहले ये पता करने के लिए हम लोग को RF निकालना होता है कि कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा स्केल छोटा है। तो इसका अगर मैं RF में चेंज करूँ तो क्या लिखेंगे, अभी आपको बताया कि कैसे चेंज करते हैं, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000। इसका RF समझ में आया ना। इसका RF अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, डिनोमिनेटर जो रहता है P/Q का, सपोज Q जो है डिनोमिनेटर रहता है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा रहेगा वो उतना छोटा स्केल रहेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका है, DR ऑफ ए, स्केल ए बड़ा है डिनोमिनेटर ऑफ स्केल बी का, तो स्केल क्या हो जाएगा उतना ही छोटा हो जाएगा। तो स्केल ऑफ ए इज स्मॉल एज कंपेयर टू स्केल ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या होगा, विच वन इज स्मॉल स्केल ए, विच वन इज लार्ज स्केल बी। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। समझ में आया। तो लिख लेंगे नोट एक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ आप लोग को नोट लिखवाने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ठीक है, लिखेंगे नोट, लार्जर द डिनोमिनेटर ऑफ द RF smaller is the scale of the map। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखते हैं ग्राफिकल स्केल क्या होता है। ग्राफिकल स्केल जैसे जैसे नाम से दिख रहा है, इसको क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, किसके ऊपर, न्यूमेरिकल स्केल के ऊपर। वो अपन एडवांटेज भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे मैप आप लिए, जैसे कि बहुत पुराना मैप लिए इंडिया का, कुछ समय रखा है जैसे वो सिकुड़ जाता है थोड़ा, देखे होंगे आप लोग। तो अगर मैं उसमें
15 साल पहले जब वो श्रंक नहीं हुआ था, सिकुड़ा नहीं था, तब उसमें एक लाइन खींचा था सपोज ए से बी तक का, ठीक है, उसको मैं लिख दिया था कि 1 मीटर है भाई ए से बी तक का। अब जब वो सिकुड़ गया तो पूरा मैप सिकुड़ा, उसके साथ साथ क्या सिकुड़ा, वो ए और बी का डिस्टेंस भी तो सिकुड़ा ना भाई। तो ये बोल सकते हैं कि मैप जिस रेशियो में सिकुड़ेगा उसके अंदर जो लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा वो भी उसी रेशियो में ही सिकुड़ेगा या श्रंक आएगा। तो ये है अपना, कभी भी उसको 10 साल बाद 50 साल बाद कभी भी देखेंगे तो उस स्केल के थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि वो सिकुड़ने से पहले कितना उसका एक्चुअल डिस्टेंस था। तो ये है आपका ग्राफिकल स्केल का एडवांटेजेस। तो देखते हैं वन बाय वन। ग्राफिकल स्केल इज लाइन ड्रॉन ऑन द मैप एंड डिनोटिंग ग्राउंड डिस्टेंस डायरेक्टली ओवर इट, डायरेक्टली ऑन इट। डायरेक्टली अपन क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस को उस पर डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट, ग्राफिकल स्केल हैज़ एडवांटेजेस ओवर न्यूमेरिकल स्केल। जैसे आपसे पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा स्केल बेटर है, ग्राफिकल स्केल या फिर न्यूमेरिकल स्केल, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ग्राफिकल स्केल बेटर है। क्यों? द डिस्टेंस ऑन द मैप कैन ईजिली डिटरमाइंड बाय एक्चुअल स्केलिंग ऑफ द मैप। एक तो एक्चुअल स्केलिंग ऑफ मैप पता चल जाता है किसमें, ग्राफिकल स्केल में। एंड तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ श्रिंकेज ऑफ मैप, श्रिंकेज ऑफ मैप द ग्राफिकल स्केल इज ऑल्सो चेंजेस विथ मैप। ठीक है, ग्राफिकल स्केल भी चेंजेस होगा मैप के साथ। एंड देयर फॉर रेशियो इज अनअफेक्टेड, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ग्राफिकल स्केल। नेक्स्ट अपन कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड, ग्राफिकल स्केल से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। चलिए, तो श्रिंकेज फैक्टर किसको बोलते हैं, देखते हैं। फैक्टर या फिर इसको श्रिंकेज रेशियो भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, श्रंक लेंथ, मतलब श्रिंकेज होने के बाद जो लेंथ मिला वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है श्रिंकेज फैक्टर को, स्केल के थ्रू। तो श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। और क्या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, श्रंक RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल RF। तो ये आप लोगों का कुछ फॉर्मूला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। न्यूमेरिकल में क्या चीज़ पूछा है, जैसे सपोज श्रंक स्केल पूछा है और ओरिजिनल स्केल, और आपको श्रिंकेज फैक्टर दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। कहीं पे अगर RF की बात हुआ है तो श्रंक RF अगर पूछा है तो ओरिजिनल RF आपको दिया होगा और श्रिंकेज फैक्टर दिया होगा। तो कोई भी दो चीज़ आपको दिया होगा, तीसरा चीज़ पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लान ऑफ एन एरिया है श्रंक, एक प्लान है वो श्रंक हो गया, सच दैट ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स एस 9.5 सेंटीमीटर। ओरिजिनल स्केल आप लोग को दिया हुआ है और डिटरमाइन करना है, पहला श्रंकेज फैक्टर, दूसरा श्रंक स्केल। तो क्या बोला है, देखिए एक प्लान था भाई, वो श्रंक हो गया। ओरिजिनली वो 10 सेंटीमीटर का था, श्रंकेज होने के बाद वो 9.5 सेंटीमीटर का बन गया है। जो ओरिजिनल स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर था। तो यहाँ से अपन सबसे पहले तो इसका RF निकाल लेते हैं। तो RF ऑफ ओरिजिनल स्केल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर, मतलब 10 इंटू 100, ये हुआ ना, मतलब 1 डिवाइड बाई 1000। ये हो गया RF ऑफ ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर पूछा, तो श्रिंकेज फैक्टर तो कुछ नहीं होता, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो लिख लीजिए, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ कितना है 9.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 0.95। ये हो जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, श्रिंकेज फैक्टर। नेक्स्ट आपका श्रंक स्केल पूछा हुआ है। श्रंक स्केल पूछा हुआ है, जैसे कि हम लोग अभी ने फॉर्मूला पढ़े थे, क्या श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू क्या, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो ये आप लोग का पूछा हुआ है, तो निकाल लेते हैं। श्रिंकेज स्केल इक्वल टू व्हाट, श्रिंकेज फैक्टर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल। ठीक है, तो श्रिंकेज फैक्टर क्या है, 0.95 इंटू ओरिजिनल स्केल अभी अभी निकाले थे, ये था 1/1000। तो ये आप लोग का आ जाएगा, इसको देखेंगे अगर आप लोग कितना आ जाएगा बताएंगे। 1/, अगर 1/, फॉर्म के लिखूँ मैं तो 105,263 ये नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रंक स्केल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा है करेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भाई। अगर आपका मेजर डिस्टेंस क्या है 98 मीटर है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ये बोला गया है कि मेजर डिस्टेंस जो है 98 मीटर दिया है आफ्टर श्रंकेज, तो ओरिजिनली वो कुछ बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा देखेंगे। तो करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मेजर्ड डिस्टेंस अपॉन श्रिंकेज फैक्टर से। तो क्या हो जाएगा, मेजर डिस्टेंस 98 मीटर डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर इज 0.95। तो ये आप लोग का आ जाएगा क्या, 103.158 मीटर। इसको आप लोग कर को देख लेंगे सही आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट उसी तरह आपसे पूछ लिया कि क्या है करेक्ट एरिया। अगर आपका मेजर्ड एरिया क्या है 100 स्क्वायर मीटर है, तो करेक्ट एरिया करेस्पॉन्डिंग टू मेजर्ड एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। तो सिमिलर जैसे अपन करेक्ट डिस्टेंस निकाले थे, वैसे ही करेक्ट एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, करेक्ट एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। क्योंकि लेंथ वाइज तो एक श्रिंकेज फैक्टर कर रहे थे और दूसरा विड्थ वाइज भी एक डिवाइडेड होगा, तो यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करेंगे। इसमें स्टूडेंट गलती कर देता है कि यहाँ पे सिर्फ श्रिंकेज फैक्टर लेता है, यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर आएगा। अगर आप लोग से लेंथ पूछेगा तो सिर्फ श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड करना, अगर एरिया पूछेगा तो श्रिंकेज फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 0.95 का स्क्वायर। इसको आप लोग कर लेंगे तो ये आप लोग का कुछ आता है 110.8 के आसपास मीटर स्क्वायर। ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर 2। ठीक है, यहाँ तक के लिए लेक्चर 1 आपका ख़त्म होता है। लेक्चर 2 अपन जैसे अलग चैन सर्वे जैसे पढ़े थे वो सब इसमें देखेंगे। नेक्स्ट होगा कंपास सर्वे, ये अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है लीनियर मेजरमेंट। उसके नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा देखेंगे। उसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा कंपास सर्वे। आफ्टर दैट कंपास सर्वे वी विल स्टडी थियोडोलाइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा ट्रेवर्सिंग होता है, ये सब देखेंगे। उसके लेक्चर नंबर नेक्स्ट में दैट इज लेक्चर नंबर 6 में अपन पढ़ेंगे लेवलिंग को इन डिटेल। आफ्टर दैट 7th लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टेक्योमेट्री। उसके बाद 8th चैप्टर में अपन फोटोग्रामेट्री की बातचीत करेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ एरर की, नेक्स्ट कर्व्स की, देन मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, सिम्पसन 1/3 रूट, ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंटूर्स के बारे में देखेंगे। इस तरह से आप लोग का सर्वे लेक्चर प्रोसीड होगा 1 by 1। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।